Hi everyone, this side Ayushi Singh. Today I will be talking about the topic types of business environment. पहली वीडियो में हमने बात की है business environment के बारे में, its nature, feature, characteristics of the business environment. Now we will be talking about types. See, it is further divided into two categories, that is the internal environment and external environment. Internal environment के factors जो affect डालते हैं business environment पर, these factors are value system, vision, mission and objectives, organizational structure, corporate culture, human resource, physical resource and the technological capabilities. And external environment is further divided into micro environment and macro environment. माइक्रो इन्वायरमेंट के फैक्टर जो ऑर्गेनाइजेशन पर इफेक्ट डालते हैं, दीज फैक्टर्स आर सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स. मैक्रो इन्वायरमेंट के जो फैक्टर्स हमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्ट डालते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट में इम्पैक्ट डालते हैं, दीज फैक्टर्स आर एनवायरमेंटल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल. नाउ पहले हम डिस्कस करेंगे इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है और फिर उसके फैक्टर्स के बारे में. सी, इंटरनल एनवायरनमेंट इज दैट सराउंडिंग, दैट कल्चर, दैट क्लाइमेट which is present within the business organization, which is present within the company, which is in the control of the business, or you can say जिसको हम adjust कर सकते हैं, जिसको हम if there is a change taking place in the business, you can modify according to that change. Your business can modify according to that change. Internal environment में इंटरनल एनवायरनमेंट जो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, इंटरनल एनवायरनमेंट इंक्लूड करता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मटेरियल रिसोर्सेज, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. इंटरनल एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स हैं, जो इम्पैक्ट डालते हैं, जो इफेक्ट डालते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट पर, अब हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे. नंबर वन फैक्टर इज द सिस्टम ऑफ द वैल्यू. सिस्टम ऑफ द वैल्यू को हम वैल्यू सिस्टम भी कह सकते हैं. जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को, गोल को, एम को अचीव करने के लिए जो भी वैल्यूज, जो भी एथिकल बिलीव्स, जो भी एथिकल सिस्टम यूज किया जाता है, दैट इज टर्म्ड एज द सिस्टम ऑफ द वैल्यू. ये इंक्लूड करता है वर्क प्रोसीजर, मैनेजमेंट स्टाइल, ऑर्गेनाइजेशनल नॉर्म्स, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चरल एंड क्लाइमेट. वर्क प्रोसीजर क्या बताता है? हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन सा वर्क प्रोसेस यूज किया जा रहा है, किस तरीके से वर्क को प्रोसीड किया जा रहा है सो एज टू अकम्प्लिश द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. मैनेजमेंट स्टाइल इज व्हाट? किस तरीके से वर्क को मैनेज किया जा रहा है, दैट इफ दिस पर्सन इज कैपेबल इनफ और हैविंग द स्पेशलिटी इन फाइनेंस, देन यू शुड बी प्रोवाइडिंग द वर्क ऑफ फाइनेंस टू दिस पर्टिकुलर पर्सन. ये पर्सन फाइनेंस नहीं मार्केटिंग में अच्छा है, तो यू विल बी प्रोवाइडिंग द मार्केटिंग वर्क टू दिस पर्सन. इफ दिस पर्सन इज गुड एट वी कैन से डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन और सेल्स, then you will be providing the work according to this person's speciality. So in this way, management of the work is taking place. Organizational norms include what? Policies, procedure, rules, regulations. सारे जितनी भी चीजें हैं ये, इनको कैसे फॉलो किया जा रहा है हमारे बिजनेस के अंदर. आर वी एक्सेप्टिंग ऑल दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस, पॉलिसीज? आर वी एडजस्टिंग अकॉर्डिंग टू दीज पॉलिसीज और नॉट? हमें इन सब पॉलिसीज को, प्रोसीजर्स को एक्सेप्ट करना होगा और अकॉर्डिंग टू दीज पॉलिसीज एंड प्रोसीजर वी विल हैव टू चेंज आवर बिजनेस. ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर सेज दैट हमारे एनवायरनमेंट में हमारा कैसा कल्चर, पॉजिटिव कल्चर होगा तो एम्प्लॉयज विल बी एबल टू वर्क मोर एफिशिएंटली एंड देन दे विल बी अचीविंग द गोल ऑन टाइम. तो इसलिए ये सब चीजें, ये सब फैक्टर्स हमारे वैल्यू सिस्टम में इंक्लूड करती हैं. हमारा वैल्यू सिस्टम कैसे, ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यू सिस्टम कैसे एम्प्लॉयज को ट्रीट करता है, ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यू सिस्टम कैसे कस्टमर को ट्रीट करता है, सोसाइटी को ट्रीट करता है, दैट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट. क्योंकि बिजनेस का सर्वाइवल, बिजनेस की परफॉर्मेंस डिपेंड ऑन द वैल्यू सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ लिकर. लिकर में क्या है कि दिस इज नॉट एट ऑल गुड फॉर द हेल्थ. नाउ हमारा वैल्यू सिस्टम, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यू सिस्टम कहता है दैट वी विल नॉट बी प्रमोटिंग लिकर
एज अ प्रोडक्ट, क्योंकि इससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन की, हमारी कंपनी की इमेज में इफेक्ट डलता है, हम नहीं करेंगे इसको प्रमोट. सो दिस इज द वैल्यू सिस्टम सेइंग अबाउट आवर ऑर्गेनाइजेशन. सो if I talk about value system further, I will be reading. The firm is guided towards accomplishing its aim and objectives by its ethical beliefs. The value system consists of all the elements that makes up an organization: regulatory framework such as work procedures, management styles, organizational norms, organizational culture, and climate. For example, liquor. The value system of the business organization also determines its behavior towards its employees, customers, society at large. जब हमने internal environment की बात की थी, we can also describe internal environment as follows. Internal environment describes the elements that makes up an organization, such as its personal, financial, material resources, policies, programs, and organizational structure. Because they are adjustable, these factors are referred to as controllable factors. Okay, so in this way internal environment works. Now, other factor of the internal environment: vision, mission, and objectives. Vision is what? Vision is what the organization wants to achieve. Organization क्या achieve करना चाहता है in future. What the organization wants to be. Organization क्या बनना चाहता है. That is the vision. If I talk about mission, mission कहता है organization क्या कर रहा है in order to achieve that vision. What organization is doing to achieve that vision. ऑर्गेनाइजेशन का क्या रीजन है एग्जिस्टेंस का. व्हाट इज द रीजन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी. ऑर्गेनाइजेशन किसको सर्व करता है. दैट इज मिशन. एंड इफ आई टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव्स all the procedures, programs, plans, action you are taking in order to achieve or in order to accomplish that goal, that aim is what is objective. Okay, so the vision is the big picture of what the organization wants to achieve in future. A mission is about what the organization does to achieve the vision. Objectives are the specific, measurable time-bound milestones that leads towards the vision. Company's vision, mission, and objectives are related to the goals it hopes to accomplish in the future. This explains the existence of the company. हम विजन डिसाइड करते हैं दैट आवर कंपनी वांट्स टू बी एट गुड पोजीशन इन द मार्केट. हमारा मिशन क्या होगा. उस पोजीशन को अकम्प्लिश करने के लिए मार्केट प्लेस पे एट गुड प्लेस, उसके लिए स्टेप्स लेने पड़ेंगे. एंड द स्टेप्स वी आर टेकिंग नाउ, वी आर using those steps in order to achieve the goal are the objectives. Okay, organizational structure is what. किसी भी गोल को अचीव करने के लिए जितने भी हम प्लान्स, जितने भी हम एक्शंस, स्ट्रैटेजीज डिस्क्राइब कर रहे हैं, बना रहे हैं in order to achieve that objective is the organizational structure. If the company's organizational structure is good enough, then decision making taking place in that particular company is also correct. अगर वो डिसीजन मेकिंग करेक्ट होगी, देन ऑर्गेनाइजेशन विल बी एबल टू अकम्प्लिश इट्स गोल ऑन टाइम. और जब प्रोडक्ट सही टाइम पर बन गया है एंड नाउ इट इज अवेलेबल इन द मार्केट ऑन द राइट टाइम, देन सेल ऑफ दैट प्रोडक्ट विल ऑल्सो बी हाई. डिमांड उसकी ज्यादा होगी, सेल उसकी ज्यादा होगी, तो प्रॉफिट कंपनी को ज्यादा मिलेगा, तो इससे हमारी कंपनी को ही फायदा होगा. बट अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज नॉट एट ऑल गुड, तो फिर डिसीजन मेकिंग गलत हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट भी नहीं बन पाया, मार्केट प्लेस पर सही टाइम पर बिक नहीं पाया. जब वो प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ तब मार्केट प्लेस पर उस प्रोडक्ट की नीड ही नहीं थी, तब मार्केट प्लेस पर उस प्रोडक्ट की डिमांड लो हो गई, जिसकी वजह से अब उस प्रोडक्ट की सेल भी डाउन हो गई है, डिमांड भी लो हो गई है, प्रॉफिट भी नॉट एट ऑल गुड. अब हम लॉस में है, हमारी कंपनी लॉस में है. सो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट
for any of the business or the organization. Organizational structure include करता है guidelines, duties, responsibilities, distribution of the work और information flow करती हैं from one level to the another level, from top level to the low level, from one department to the another department, so as to further discuss about the accomplishment of the organizational goals. नाउ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं. अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्क हो रहा है देन दैट शुड बी डन according to the speciality of the employees. If this person is good at finance, you should be providing the work of finance to this person. If this person is good at marketing, then marketing work उसे दीजिए. If this person is good at distribution and selling, then this work should be given to this particular person. Okay? This describes how the organization's actions are planned to meet its objective. It covers the guidelines, duties, and responsibilities as well as the distribution of the work and the information flow between the various levels of the organization. And the organizational structure defines each employee's job according to their skills and their place within the overall system. Now, corporate culture. Corporate culture is what? Corporate किसे कहते हैं? Corporate is when number of the employees working together in order to achieve that common goal. सारे employees एक साथ मिलकर उस common goal को achieve करने की कोशिश कर रहे हैं या अचीव करना चाह रहे हैं, then that is the corporate. And the culture is what? The way they are performing the work, the way they are behaving in that particular environment is the culture. Culture depend करता है हमारे belief पर और philosophy पर. अगर हम कॉर्पोरेट कल्चर की बात करें तो कॉर्पोरेट कल्चर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, देन एम्प्लॉयज विल बी वर्किंग इन मोर एफिशिएंट वे. वो बहुत मोटिवेटेड रहेंगे टुवर्ड्स द वर्क एंड दे विल बी परफॉर्मिंग इन अ गुड वे, देन दे विल बी accomplishing the task or you can say they will be achieving the goal ऑन टाइम. और जब टाइमली प्रोडक्शन होगा, टाइमली वर्क कंप्लीट होगा तो टाइमली उस प्रोडक्ट को अवेलेबल मार्केट में कराया जाएगा, देन उसकी डिमांड भी अच्छी खासी रहेगी, उसकी सेल भी अच्छी खासी होगी, तो द कंपनी विल बी अर्निंग मोर एंड मोर प्रॉफिट. सो in this way corporate culture का पॉजिटिव होना is also very important. A strong set of accepted standard and behavior that uniforms an organization's workforce become absorbed by them is known as the corporate culture. It may have an impact on recruiting and maintaining staff productivity and the performance, business outcome, and the ongoing success of the company. See, if I talk about strong set of accepted standard and behavior, corporate culture include करता है standard behavior, norms, values, beliefs जो हमारे employees कंपनी के शेयर करते हैं with each other. Okay? So, a strong set of accepted standard and behavior that uniforms an organization's workforce and become observed by them is known as the corporate culture. जो चीजें, जो नॉर्म्स हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो बिलीव्स हैं, जो वैल्यूज हैं, जो बिहेवियर है, जो स्टैंडर्ड है, एम्प्लॉयज शेयर कर रहे हैं with each other, that is the corporate culture. Human resource is what? Human resource is one of the most valuable asset of the company. ये इसलिए valuable है अगर हम skilled people को अपने organization में रख रहे हैं, then that will be beneficial for us only. If the human resource, if the employees, the workers working in our organization are capable enough, are responsible enough, are dedicated towards the work, or we can say committed towards the work, are skilled, experienced or trained people हैं वो, if they are performing the activity in a good way, then that will be benefited to that particular company only. अगर इतनी अच्छी skills लिए हुए हैं वो, उनकी training and development is done in a very perfect way, then they will be accomplishing the task on time, जिसकी वजह से हमारे business को ही profit होगा. जब ये human resource takes place, then it includes
फाइंडिंग द पीपल, फिर उनका रिक्रूटमेंट होता है, स्क्रीन टेस्टिंग होती है, ट्रेनिंग जॉब एप्लीकेंट्स होता है, देन उनको जब ट्रेनिंग दे दी जाती है, उनका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम फिनिश हो जाता है, देन दे आर ऑफर्ड विद द जॉब. नाउ दे विल बी परफॉर्मिंग द टास्क. If human resources already having so much of qualities, वो capable है, उनका attitude positive है, उनकी way of working अच्छी है, उनकी training अच्छी दी गई है, उनके अंदर responsibility नाम की चीज है, वो committed to the work है, वो skilled है, experienced है, then they will be performing in a good way, they will be performing very efficiently, they will be achieving that task very very properly on time, और इसकी वजह से हमारे business को ही profit होगा. Now, employees and the other individuals connected to the company comprises the human resource, because success or the failure depend on it. It is the organization's most valuable asset. Human resource is the division of the business that is charged with finding, recruitment, screening, and training job applicants. It also administers employees benefit program. Okay. Now, physical resource and the technological capabilities says what? जितनी भी हमारी कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फैसिलिटीज अवेलेबल है, एसेट्स अवेलेबल है, दे विल ऑटोमेटिकली हेल्प आर कंपनी और द ऑर्गेनाइजेशन. हाउ कम? अगर हमारी कंपनी एक अच्छी पोजीशन पर स्टैंड करना चाहती है, देन our company should have land, building, machinery, material, tools, equipment, vehicles, these or new technologies, these all kind of the resources, new technologies are very important in order to stand in a competitive market. अगर ये चीज नहीं होंगी तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कैसे हो पाएगी? हमारी ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट बी एबल टू रन. इवन one of any of these is not available, तो वो इफेक्ट डालेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. अगर सपोज तुम्हारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, न्यू टेक्नोलॉजी, आई एम टॉकिंग अबाउट न्यू टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, देन you are using that old technology, जिसकी वजह से your process of work is very slow. तुम एक टास्क को एक एक घंटे, दो दो घंटे में कर पा रहे हो. एंड इफ यू टॉक अबाउट द कॉम्पिटिटर्स technology, that person is using the new technology, due to which that person is using multiple machinery, or we can say multiple technologies, जो एक घंटे में उनको 10 काम करके दे रही है. तो तुम्हारा जब प्रोसेस ही स्लो चल रहा है, then you will not be managing to that competitive level. और जब तुम उस competitive level पर manage ही नहीं कर पा रहे हो, then you will not be able to survive, your business will not be able to perform in a good way, जिसकी वजह से आप profit earn ही नहीं कर सकते हो. So in this way, physical resource or technological resources, technological advancement in the organization is very necessary. So it refers to the tangible assets and technical know-how that are critical in determining the competitiveness and the potential for the future growth of the business. The technological environment transforms businesses by shaping how they operate. Innovations impact everything from production to customer interaction. It can lead to the higher productivity, cost reduction, and new product offering. Now, external environment के बारे में बात करेंगे. External environment क्या है? External environment is the surrounding of the business, or we can say the environment which is outside of the business, which is not within the business, which is outside the business. See, external environment is not in the control of the business. If there is a change taking place in this environment, then you will have to adjust according to that change. You will have to accept that change and modify your business according to that change. अब क्या है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता है बिजनेस को. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अफेक्ट इनडायरेक्टली. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन्वॉल्व करता है फैक्टर्स लाइक सोशो कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल. These factors, when there is a change in these factors taking place, then that will indirectly affect the business. External environment is further divided into micro environment,
एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। पहले मैं बात करती हूँ माइक्रो एनवायरनमेंट की। माइक्रो एनवायरनमेंट टेक्स प्लेस एट स्मॉल लेवल। इट इज दैट एनवायरनमेंट विच इज प्रेजेंट विद इन द बिजनेस, जो इंटरनल एनवायरनमेंट कहलाता है। बिजनेस के कंट्रोल में होता है ये एनवायरनमेंट। यू कैन एडजस्ट अकॉर्डिंग टू दिस environment. If there is a change taking place in this environment, you can easily adjust to that change. Okay, माइक्रो एनवायरनमेंट जो है वो कंस्ट्रक्ट करता है हमारे बिजनेस को, हमारे एंटरप्राइज को, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को। ओके, the term external environment describes the elements outside of the company. Most of these elements are uncontrollable because they are beyond of business's power. For example, social, cultural, political, economical, technological aspects. The components within the firm that affect the capacity to conduct business are referred to as microenvironment. Microenvironment factors related directly to the company and have the potential to impact its operation and management's capacity to achieve business objectives. The key component in constructing an enterprise is the microenvironment. These components are the means by which all the marketing campaigns, strategies, objectives, and are implemented. Thus, ideas, thoughts, concepts are practically implemented by the executive arm of the business, and a company either move forward or backward depending on how these components respond. It also acts as a guideline for an organization's future communication policies. With all these characteristics, the microenvironment is important for a business's ability to realize its potential now and in the future. Now, माइक्रो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स जो इम्पैक्ट डालते हैं हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पर, दीज फैक्टर्स आर, हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे. लेट अस टॉक अबाउट कस्टमर फर्स्ट. कस्टमर कौन है? कस्टमर इज दैट पर्सन हु गोज टू द मार्केट इन ऑर्डर टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज सो एज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स. वो कस्टमर एक पर्सन है जो मार्केट प्लेस पर जाता है और प्रोडक्ट को खरीद कर लेकर आता है, जिस प्रोडक्ट की उसे नीड है, जिस प्रोडक्ट की उसको जरूरत है. दैट इज द कस्टमर. कस्टमर को लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर कस्टमर is preferring the product which is made by that XYZ company, then that company will be earning more and more profit. So according to the customer's needs and wants, the product should be produced or manufactured. तो कंपनी को हमेशा ध्यान में रखना होगा कि the product which I am producing, the product I am manufacturing should be according to the preference of the customer. Customer की क्या जरूरत है उसको continuously check करते रहना होगा. मैन्युफैक्चरर को continuously market research करते रहना चाहिए so as to check what the customer wants. What is the preference of the customer? Customer actual में कैसा product चाहता है. अगर उसके हिसाब से तुम प्रोडक्ट बनाओगे then your company will be earning good amount of profit. Okay, तो customer are the lifeblood. Customers are the lifeblood of every business because they are the one who draw in and keep the majority of the clients in order to produce income. As a result, businesses needs to develop a marketing plan that draws in new clients and keep hold of the current customer by attending to their requirement and wants and offering value added and after sales services. अब हम बात करते हैं कॉम्पिटिटर की. कॉम्पिटिटर इज दैट पर्टिकुलर, we can tell this with the example. दो कंपनीज हैं, both of the companies are making soda product, soda drink. One of the companies producing Pepsi, another one is producing Coca-Cola. Now these two companies are the competitor of each other. कैसे? वो सोडा ड्रिंक पेप्सी बना रही है, ये कोको कोला बना रही है. बोथ ऑफ द कंपनी आर एट वेरी गुड पोजीशन. दोनों के टेस्ट में डिफरेंस है, बट कस्टमर कौन सा टेस्ट प्रेफर कर रहा है, दिस मैटर्स अ लॉट. सो कॉम्पिटिटर को, दिस कंपनी शुड
continuously study the strategy, the plan of other companies, so that ये कंपनी पहचान पाए कि कौन सी चीज डिफरेंट बना रही है जो मैं इससे एक नंबर पीछे रह पा रहा हूं। या फिर ये कह सकते हैं कि कॉम्पिटिटर शुड कॉन्टिन्यूसली डू कॉम्पिटिटिव स्टडी ऑफ द प्लान्स, द प्रोसीजर्स, सो दैट जो कॉम्पिटिटर जो अच्छे लेवल पर स्टैंड कर रहा है वो प्रोडक्ट में क्या चेंजेस दे रहा है जो हम नहीं दे पा रहे हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि तुम वो चीज फाइंड कीजिए उस कॉम्पिटिटर में कि इस कॉम्पिटिटर ने क्या अवेलेबिलिटी नहीं कराई है इस प्रोडक्ट में जो मैं दे दूं और मैं नंबर 1 पर हो जाऊं। सो इन दिस वे competitor should study each other's strategies, plans, procedures, so that this person can be one step forward to that person or that company. Okay. An organization's corporate strategies may be directly impacted by its competitor. The company needs to possess a competitive edge and be able to undertake the competitive study of its competitor. An organization has to know what value added service or the unique selling proportions that its competitors are offering, how they may set themselves out from the competition, what advantage a business can provide to the clients that competitor cannot. सो इन दिस वे जब दो कंपनी सेम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं तो उनका कंपटीशन एक दूसरे से बहुत ज्यादा होगा, तो आपको फाइंड करना होगा कि कौन सी चीज अवेलेबल नहीं है दूसरी कंपनी में जो हम अवेलेबल कराकर हम नंबर 1 पर पहुंच जाएं। Now, employees are who? Employees are one of the important employees is one of the important factor for the organization. अगर एम्प्लॉयज हमारे कंपनी के अच्छे हैं, स्किल्ड हैं, कैपेबल हैं, कमिटेड टूवर्ड्स द वर्क हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट उनकी अच्छी हुई है, they are experienced people, then these people will be working more efficiently. अगर वो अच्छे से वर्क करेंगे तो जो टारगेट गोल है वो उसको अच्छे से अचीव कर पाएंगे, ऑन टाइम अचीव कर पाएंगे और कंपनी को इससे प्रॉफिट होगा। सो एम्प्लॉयज का अच्छा होना, एम्प्लॉयज का स्किल्ड होना, कैपेबल होना, उनका पॉजिटिव एटीट्यूड होना टूवर्ड्स एवरीवन इज वेरी नेसेसरी। एंड इफ दीज पीपल आर नॉट गुड इनफ तो हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी कंपनी प्रोडक्ट ऑन टाइम प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएगी। तो जब वो मार्केट प्लेस पर उस प्रोडक्ट को उस टाइम पर दे ही नहीं पाई तो जिस टाइम पर वो कंपनी उस प्रोडक्ट को बेच रही है अब उस प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं रह गई है। अब उस प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं रह गई है तो वो प्रोडक्ट तुम्हारा सेल भी नहीं होगा। जब वो सेल नहीं होगा, डिमांड भी लो है, तो उसको तुम्हें मैन्युफैक्चर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आगे, जिसकी वजह से योर कंपनी विल नॉट बी एबल टू अर्न प्रॉफिट, क्योंकि जब प्रोडक्ट सेल होता तभी तो मनी आता तुम्हारे पास, अब प्रॉफिट भी नहीं हो सकता। सो इन दिस वे कंपनी के एम्प्लॉयज का स्किल्ड होना इज वेरी नेसेसरी। Employees with the skill may support a company in accomplishing its aim and objectives. Because they are knowledgeable and experienced, they can help an organization succeed. This starts with the recruitment procedure and goes on with timely and frequent training and development sessions. Particularly in the service industry, the training and development process supports staff in achieving the organizational goal through productive and efficient work. When employees are hired तो उन्हें training and development program दिया जाता है. If this program is done quite well, then these employees will be performing very efficiently. और अगर ये इनकम्प्लीट रह गया या ट्रेनिंग अच्छे से नहीं दी गई एम्प्लॉयज को तो दिस में harm company. Now, suppliers. Suppliers are who? Suppliers are those people who supply raw material, raw ingredient, or we can say goods and services to other companies. अगर इन suppliers ने रॉ मटेरियल प्रोडक्ट कुछ भी जो कंपनी ने उनको उनसे मांगा उसको ऑन टाइम नहीं दिया, देन दैट विल कॉज अ वेरी big impact to the production as well as sale
of that particular company. कैसे? किसी कंपनी ने रॉ मटेरियल मंगवाया किसी सप्लायर से एंड दैट कंपनी वांट्स टू मैन्युफैक्चर एनी ऑफ द प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट कह लो या टॉयज कह लो, एनी ऑफ द प्रोडक्ट. नाउ दिस कंपनी इज वेटिंग फॉर द सप्लायर कि कब वो लेकर आएगा, कब मैं मैन्युफैक्चर करूंगी. कंपनी सेइंग कब मैं मैन्युफैक्चर करूंगा उस प्रोडक्ट को. नाउ सप्लायर ने रॉ मटेरियल लाने में लेट कर दिया, ड्यू टू विच कंपनी वाज नॉट एबल टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट ऑन टाइम. नाउ दैट प्रोडक्ट वाज सोल्ड इन द मार्केट एट द टाइम जब उस प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं थी. तो अब जब उस प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है, देन दैट प्रोडक्ट वुडंट बी सोल्ड इन द मार्केट एट गुड प्राइस, एज वेल एज उसकी डिमांड भी नहीं है तो वो क्या पता बिल्कुल भी सेल ही ना हो. तो अगर वो बिल्कुल सेल ही नहीं होगा तो उस प्रोडक्ट वो इट इज टोटल वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर मार्केट. तो वो प्रोडक्ट अब तुम्हारे लिए किसी काम का नहीं रहा, जिसकी वजह से तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट भी नहीं हुआ, अच्छा खासा लॉस हो गया और तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन एक बैड पोजीशन पर आ गई. सो सप्लायर इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर. Since they supply the raw ingredient for production, a supplier's action might have an impact on the business strategy. For example, if their services are not reasonable and timely, this would impact sales and production time as a result of a delayed production process. Now, dealer and distributor. Dealer and distributor are the intermediaries. Intermediaries कैसे? Distributor, when the product is produced, जिस manufacturer ने उस product को produce किया, that person will not directly sell that product to the customer. That product will be sold to the wholesaler and then wholesaler will sell it to the retailer and then it will go to the end market from where the customer will come and purchase that product. So distributor is doing what? Distributor is making that product available to the end customer. Distributor continuously checking रखता है marketplace के अंदर कि वो product customer के लिए available है, enough of the product is available in that shop or not. अगर वो product नहीं available है वहां पर तो distributor will go to the manufacturer, will take bulk amount of the product from there and will sell small quantity of the product to the retailer और वो retailer shop पर रखेगा उस product को and customer आएगा उसको purchase करेगा. So distributor helps in this way. Distributor can help also in the we can say जब transportation channels use किए जाते हैं like shipping, airlines, truck, vehicle, any of the vehicles are used in order to take the product from one place to another place, one location to another location, from one country to the another country. In this way, distribution can also done with the help of the transportation channels. Okay, now if we talk about distributor, an organization distributes its product from the manufacturing units to the market with the support of the dealer and the distributor. Since this group act as the company's representative, it is essential for the business formation that they actively supply item to end users and make sure that goods are readily available in retail store and other access points. Now, financial institutions. Financial institutions are those facilities which provide finances, or we can say money, to the company or to the business, to the organization. Let us take an example. If a company wants to be established, if a person wants to establish a company or wants to construct a factory, then that person wants money, lots and lots of amount of money. Now this person will take the help of the financial institutions, like बैंक में जाएगा वो person, will take some loan और फिर उस loan के through he will be constructing that particular business. So in this way उसकी help हो गई. Financial institutions कैसे help करते हैं? Financial institutions like banks में you can deposit your amount of money, bulk amount of money जो तुम अपने घर पर नहीं रख पाते हो, अपनी कंपनी में नहीं रख सकते हो क्योंकि तुम सेफ फील नहीं करते हो. You can put your that money in that particular bank. In the saving account you can take loan, तुम investment भी कर सकते हो बैंक में, तुम currency exchange भी कर सकते हो. So in this way financial institutions work.
the company that deals with financial and the monetary transactions, including deposits, loans, investments, and currency exchange, is known as financial institutions. Within the financial services industry, financial institutions encompasses a wide range of company operations such as bank, investment dealers, insurance companies, and the brokerage firms. Now, another one, macro environment. Macro environment is what? Macro environment is the environment which takes place at large level. It is the environment which is outside of the business, which is surrounded by the business, which is at the external of the business. उसको हम external environment भी कह सकते हैं. Micro environment is not in the control of the business. You will have to adjust according to that environment, or you will have to continuously scan and predict about that environment, that what change is going to take place. Now अगर कोई भी change आ रहा है, then you will have to accept that change, you will have to adjust according to that change, and you will have to make changes, or you will have to modify according to those changes taking place in the outside environment. Macro environment is further divided into the factors जो impact डालते हैं हमारे organizational structure पे, हमारे organizational environment पे. These factors are the demographic factor, ecological and physical factor. आगे भी और factors के बारे में बात करेंगे. Socio-cultural, political, legal, economical. See, now I will be talking about demographic factor. Demographic factor कौन से होते हैं? When you are constructing a company, तुम कोई भी company construct कर रहे हो किसी भी area में. If you are constructing a company in a particular area, like South में जाकर आपने company को construct किया, then you should study the people's distribution of the income, lifestyle, language, age, various culture of those people. अगर आप बिना स्टडी किए हुए अपनी कंपनी को वहां पर स्टैब्लिश कर रहे हो, अपने ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश कर रहे हो, then you will not be able to earn profit from there. क्योंकि क्या है, आपने प्रोडक्ट अपने हिसाब से बना लिया, but the preference of the customer is something which is not preferable according to that product which is produced. तो क्या है, वो उस प्रोडक्ट को खरीदेगा ही नहीं वो कस्टमर. So you will have to make that product according to the needs and the wants of those customers who are present at that place. उनके कल्चर को स्टडी करो, उनकी लाइफस्टाइल को स्टडी करो, उनकी लैंग्वेज को स्टडी करो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम देखो कि कौन सी इनकम एरिया पर वो ज्यादा लोग हैं. फॉर एग्जाम्पल मे बी वहां के लोग एक एवरेज इनकम कमा रहे हैं, लो भी नहीं कमा रहे हैं, ज्यादा हाई भी नहीं कमा रहे हैं, ज्यादातर मोस्टली पीपल आर अर्निंग इन द एवरेज वे. तो यू विल बी प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू देयर इनकम. तो तुम एवरेज प्रोडक्ट प्रोड्यूस करोगे, ये नहीं कि एक्सपेंसिव प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके बैठ गए हो एंड नाउ दैट प्रोडक्ट इज नॉट ऑन डिमांड, क्योंकि उसका प्राइस इतना हाई है, नोबडी इज परचेसिंग दैट प्रोडक्ट. अगर आपने लो क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर दिया एंड दोज पीपल आर ऑफ गुड इनकम ग्रुप, तो आपका क्या होगा, वो प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं. जब वो बिकेगा नहीं तो यू विल बी एट लॉस. सो इन दिस वे यू विल हैव टू स्टडी द एज, लैंग्वेज, लाइफस्टाइल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड द कल्चर ऑफ दीज पीपल. इकोलॉजिकल एंड फिजिकल फैक्टर्स इज व्हाट? इकोलॉजिकल एंड फिजिकल फैक्टर्स को भी स्टडी करना जरूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इफ दैट ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू establish in any of the particular area. Let us take an example. हम प्लेन्स में रहते हैं, कुछ लोग हिल्स में रहते हैं. The people who are living on hills, these people will not purchase AC. उनके लिए AC की नीड ही नहीं है. And the person who is living in plain, then that person will be, उसको बहुत मतलब हर एक दूसरे घर के अंदर एसी होगा, क्योंकि यहाँ का एरिया इज मच हॉटर देन दैट एरिया. हिल्स में थोड़ा सा अच्छा एटमॉस्फेयर होता है, वहां पर एसी की जरूरत नहीं पड़ती है, फैन के थ्रू ही काम चल जाता है. सो यू विल नॉट बी एस्टैब्लिशिंग अ बिजनेस रिलेटेड टू एसी देयर in hilly areas, but in plains this business will be working very properly, very in a good position. This will be working. So in this way you will be studying the market purchasing, what we say,
हमें मार्केट में जो कस्टमर चाहता है उस चीज को हमें स्टडी करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो if I talk about macro environment, a corporation strategic management process includes macro environment analysis, which helps it identify and recognize any risk and opportunities that could have an impact on the company. The intention is to provide management with knowledge ahead of time to help them make operational decisions. The term macro environment refers to a broad category of external circumstances such as social, cultural, political, legal, economical, demographic, physical, and natural element. Together, these elements forms the business environment as a whole and impact organizational growth potential, climates, strategies, and decision making. Now, these factors, the factor related to age, language, lifestyle, distribution of the income, various culture, etc., refers to as demographics. The financial literacy is dependent on the demographics, ecological and physical factor. The capacity of the company to operate is influenced by the number of the geographical and the economical factors such as the availability of the natural resources, pollution, biological balance, weather and climate change. सी इकोलॉजिकल एंड फिजिकल फैक्टर्स की जो हमें स्टडी करनी चाहिए, हमें नेचुरल रिसोर्सेस की स्टडी करनी चाहिए, पॉल्यूशन की, बायोलॉजिकल बैलेंस की, वेदर की, क्लाइमेट की. क्योंकि अगर वहां का क्लाइमेट, एज आई टोल्ड यू विद द एग्जाम्पल, अगर वहां का क्लाइमेट, हिल्स का क्लाइमेट इज इजी गोइंग, ज्यादा हॉट नहीं है वहां पे, ज्यादा गर्मी नहीं है वहां पे, देन यू विल बी परचेजिंग फैंस रादर देन परचेजिंग एसीज. बट इन प्लेन एरिया यू विल बी परचेजिंग एसीज rather than purchasing fans. Okay, now other factor, political and legal aspect. If I talk about political and legal aspect, these aspect are what? See, किसी भी बिजनेस में गवर्नमेंट का भी एक इन्वॉल्वमेंट होता है. Government policies, procedures, rules and regulations, when they are changing, then you will have to change your business according to these policies and procedures, or we can say rules and regulations. If you're not changing according to these policies, तो गवर्नमेंट आपके बिजनेस को बंद कर सकती है, और मे बी यू विल नॉट बी एबल टू स्टैंड इन द अवेलेबल मार्केट इन फ्यूचर. ओके, गवर्नमेंट अगर हमारे कंट्री की स्टेबल गवर्नमेंट है, एनी ऑफ द कंट्री आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर उसकी स्टेबल गवर्नमेंट है, देन दैट गवर्नमेंट व्हेन ब्रिंग्स विद द पॉलिसीज, प्रोसीजर्स और रूल्स एंड रेगुलेशंस, देन business will be able to capture those policies and procedures in a smooth way. but अगर हमारी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होगी, कभी आज एक पॉलिसी ये बनकर आ गई है, कभी कोई और रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गए हैं, कभी कुछ और पॉलिसी बनकर आ गई है, then that business in that particular country will not able to survive in this way. He will be, that business will be thinking कि अब मैं कौन सी policy or procedure choose करूं. That person, that business will be in the bad name, or we can say in the confusion, that which policy will be good for my company. So in this way policy and legal aspect भी बहुत important factor है. Economic factor is what? इकोनॉमिक फैक्टर हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इकोनॉमिक सिस्टम को बहुत इफेक्ट डालता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन आ गया है, देन द परचेजिंग पावर ऑफ द customers will be very low because the product or the goods and services are of high price. अब जब वो high price के हो गए हैं product और services, then people will not be purchasing those product. वो उनके alternative purchase कर लेंगे जो बहुत low cost में मिल जाएंगे. सो इन दिस वे जो कंपनी हाई प्राइस प्रोडक्ट बेच रही थी, उस प्रोडक्ट की डिमांड लो हो गई, जिसकी वजह से उस कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ. इन दिस वे इकोनॉमिकल फैक्टर वर्क्स. और हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, टैक्सेस बढ़ गए, किसी पर्टिकुलर गुड्स के ऊपर टैक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ गए. नाउ दैट प्रोडक्ट विच वाज सोल्ड इन द मार्केट इज नॉट दैट, उसकी उस प्रोडक्ट की इतनी डिमांड ही नहीं बची, क्योंकि वो प्रोडक्ट इतने हाई टैक्स पे सेल किया जा रहा है मार्केट प्लेस में कि पीपल आर चूजिंग द अनदर प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ परचेजिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट.
तो उस प्रोडक्ट को अब परचेज नहीं किया जा रहा है, तो बिजनेस को लॉस हो गया है। अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट भी इफेक्ट डालते हैं इकोनॉमिकल फैक्टर्स में। अनएम्प्लॉयमेंट होगा किसी कंट्री में, किसी सिटी में ज्यादा, तो वहां पर परचेजिंग पावर भी कम होगी, क्योंकि जब अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो पीपल आर नॉट वर्किंग सो गुड। अगर वो वर्क नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट हैविंग इनफ मनी सो दैट दे कैन परचेज अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट और दे कैन परचेज अ प्रोडक्ट ऑल्सो। So in this way, unemployment also work. And if there is a employment in a particular city, let us take the example of Delhi. Delhi people are having a good amount of money. They are earning good amount of money. So they will be purchasing good quality products as well as the products जो available है market में. तो उन सब products की demand जो है high होगी, जिसकी वजह से business को भी profit होगा. In this way, economic factor work करता है. Technological factor works in which way? See, अगर आपकी टेक्नोलॉजी एडवांस होगी ऑर्गेनाइजेशन की, यू विल बी एबल टू वर्क इन मोर एफिशिएंट वे. मल्टीपल टास्क हो सकते हैं तुम्हारी टेक्नोलॉजी की वजह से, जिसकी वजह से तुम्हारा वर्क बहुत फास्ट हो जाएगा और तुम्हारी जो गोल्स अचीव करने की जो व्हाट वी से क्षमता है वो आपकी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी. नाउ यू विल बी अचीविंग योर गोल ऑन टाइम, या फिर तुम पहले भी अचीव कर पाओगे गोल को, टाइम से पहले भी अचीव कर सकते हो गोल को, इफ द टेक्नोलॉजी इज वेरी मच एफिशिएंट इनफ. तो क्या है कि टेक्नोलॉजी को अपडेट करते रहना है. whenever there is a change taking place in the external market regarding technology, you should accept that change and you should adjust according to that particular change so that your company can have the good position in the market or in the competitive market. See, टेक्नोलॉजी से हमें आजकल कितना फायदा हो गया है. वी आर डूइंग ऑनलाइन शॉपिंग, घर बैठे बैठे शॉपिंग कर लेते हैं, घर बैठे बैठे मीटिंग्स हो जाती हैं, घर बैठे बैठे अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं थ्रू दीज लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑल दीज. in sub services, in sub channels के through we are promoting our product. So in this way, technology should be accepted by any of the company so as to profit your company. Okay. Socio-culture factor. Socio-culture factor says that socio is what? In which the human beings are living, and culture the way they are living, the way they are performing the activities. So socio-culture कहता है कि जब भी कोई भी organization establish कर रही है या फिर कोई भी company बनकर खड़ी हो रही है, then that company should study the purchasing habit, religion, social position, life expectancy, education and population growth rate of that particular area जहां पर वो कंपनी बनकर तैयार हो रही है. क्योंकि when you are producing the product, then you should know that what the preference of the customer is. customer क्या prefer कर रहे हैं, उनकी purchasing habits क्या है, वो किस तरीके के product को purchase करना चाहते हैं, किस religion के people हैं. Maybe you are manufacturing what we say burqa, but these people are Hindu people. They will not be able to purchase, they will not be purchasing this burqa because वो उनका रिलीजन ही नहीं है. सो यू हैव टू स्टडी ऑल दीज थिंग्स. सोशल पोजीशन कि वो किस पोजीशन पर है, उनकी हाई, अगर इफ दे आर हैविंग हाई स्टैंडर्ड्स देन दे विल बी परचेजिंग एक्सपेंसिव प्रोडक्ट. इफ दे आर ऑफ लो स्टैंडर्ड पीपल, मे बी एवरेज पीपल, then they will be purchasing average quality product. So in this way you will have to study all these things in order to accomplish a business and in order to earn profit. अगर आपको profit earn करना है तो आपको ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा. Okay? Now, so political and the legal aspect. Businesses are bound by the number of the rules imposed by the government, including those related to the employment, import, export, copyright, labor, health and safety, and the discrimination. Economic factors are demand, supply, inflation, interest rate, tax, currency rate, and recession are some of the microeconomic factors that have a big influence on the customer purchasing decisions. Technological factor. A country's production and sale of the product and the services are significantly impacted by the development and growth of its technological infrastructure. Example including the internet facilities, automation and innovation. Socio-cultural factor. A company must be aware of both cultural norms and the social responsibilities. Social cultural influences includes things like purchasing habits, religion, social position, life expectancy, education, and population growth rate. So in this way,
I'm done with all the topics. Now, if you liked my video, please do subscribe it. Thank you so much.